जय हिंद। डब्ल्यूबी न्यूज़ हेडलाइंस की आज़ाद पत्रकारिता में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लाल मोहम्मद। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं उत्तर दिनाजपुर ज़िले के बिबरित चौक में। यहाँ पर बिबरित के जो भारतीय जनता पार्टी की पार्टी ऑफिस है वहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ डॉक्टर गुलाम सरवर साहब मौजूद है। सीधे तौर पर इनसे कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी, आपका व्यूअर को मेरा अस्सलाम वालेकुम, पूरे ग्वालपोखर वासी को मेरा तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार और आदाब। सर, क्या लगता है इस बार का जो लोकसभा चुनाव है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि हमने देखा है 2014 का हो या 2019 का हो, जिन चीज़ों से आम जनता को भड़काया जा रहा था रूलिंग पार्टी तृणमूल कांग्रेस के द्वारा कि अगर तृणमूल कांग्रेस को वोट ना दिया जाए तो बीजेपी आ जाएगी। तो 2014 में हमने यहाँ पर लगभग 16% बीजेपी को देखा था। 2019 में यहाँ पर 40% से अधिक हो चुका है और शायद कि 2024 में यह बढ़ सकता है या कम हो सकता है, ये तो बात की बात है। क्या कहेंगे सर इस पर? मैं यही कहूँगा, टीएमसी पार्टी हमेशा राजनीति किया, बीजेपी को आगे सामने मुसलमानों के, हमारे मुसलमान कौम के आगे में बीजेपी से डर दिखा के हमेशा वोट लिया और बीजेपी का ही डर से ये लोग हमेशा नेतागिरी किया ग्वालपोखर में। मगर मैं यही कहूँगा कि बीजेपी के नाम पे जब इतना डरा रहा है तो बीजेपी के नाम पे तो ये लोग वोट मांग रहे हैं। इनके अपना वजूद तो है नहीं, बीजेपी के नाम पे तो ये लोग वोट ले रहे हैं। चाहे टीएमसी का कोई मंत्री हो, चाहे सभापति हो, चाहे उपसभापति हो, चाहे प्रधान हो, जो भी हो, वो बीजेपी के ही नाम पे वोट लिया है इस बार भी। नहीं तो इन लोगों को गांव में कोई नहीं जानता। ये लोग बीजेपी को मुस्लिम विरोधी पार्टी बोल करके और मुस्लिम हमारा समाज को दूर रखा बीजेपी से और वोट का दुर्नीति किया, वोट को पोलराइज करके वोट को लेने की जो कोशिश किया उसमें ये लोग नाकामयाब रहा, फेलियर रहा। अब लोग जागरूक हो गया है, लोग समझदार हो गया है। हमारा मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, माइनॉरिटी के लोग, अल्पसंख्यक लोग बहुत जागरूक हो गया है, समझदार हो गया है। मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि इससे 5 साल पहले की बात अगर हम करें, 2019 की बात करें और अभी 2024 की बात करें तो बहुत कुछ बदलाव आया है ग्वालपोखर में, बहुत चेंजेस हुआ है, लोगों की मिजाज में बहुत बदलाव आया है। ये सब चीज़ जो हुआ है, ये आज मैं कहता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला ग्वालपोखर में। और इस परिवर्तन का अगर हम बोलें तो 4 साल में 2021 से लेकर 24 तक जो मैंने आवाज़ उठाया, ज़मीन का मामला हो, चाहे मर्डर का मामला हो, चाहे तलाक का मामला हो गरीब बेटियों की, चाहे रेप का मामला हो, चाहे और भी डोमेस्टिक लोकल घरेलू मामला में जो मारपीट, झगड़ा, लड़ाई फसाद हुआ, थाना कोर्ट कचहरी हुआ, वहाँ भी मैं खड़ा मिला। मगर उसके बाद ये तो गरीब मुसलमानों का, हमारे ग्वालपोखर का अल्पसंख्यक का ये निजी परेशानी थी जो उनके साथ घटना घटा है। उसके बाद एक तरफ जा रहे हैं तो एक बहुत बड़ा घटना उनके साथ हुआ है जो वो अब तक बोल नहीं पा रहा था डर से, टीएमसी का डर से। वो क्या कि उनका जो सरकारी लाभ जो उनको मिलना चाहिए था वो नहीं ले पाया है। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना घर, चाहे शौचालय हो, चाहे लेबर कार्ड का पैसा हो, चाहे जनधन अकाउंट का पैसा हो, चाहे सीनियर सिटीजन का, विधवाओं का पेंशन का पैसा हो, चाहे मिड डे मील का मामला हो, स्कूल का, प्राइमरी स्कूल का, चाहे कपड़े का चोरी हो 11 करोड़ का आपका प्राइमरी स्कूल का, एमएसके एसएसके का, ये सब चीज़ में गरीब हमारे मुसलमान भाई लोग जो थे वो चुपचाप थे, वो इनके खिलाफ़ नहीं बोल रहे थे। हम ही इनके खिलाफ़ लेबर कार्ड का आंदोलन ब्लॉक में उठाए। उसके बाद शौचालय के लिए मैंने लोधन में ब्लॉक में आंदोलन किया। उसके बाद मैंने मर्डर के लिए रोड रास्ता में आया। ये सब चीज़ लोगों ने देखा और लोगों में एक बदलाव आया। ये अल्लाह ने मेरे से काम लिया है और लोगों को सोच में, दिल व दिमाग में मेरी बातें पहुंचा है इंशाल्लाह, और लोगों ने जागरूक हुआ है। लोग एक समर्थन में आया और टीएमसी का खिलाफ वोट किया ग्वालपोखर में। सर, कुछ लोगों का ये मानना है, कुछ नहीं, अधिकतर लोग ये कहते हैं कि जो डॉक्टर गुलाम सरवर कर रहे हैं ग्वालपोखर में या पूरे उत्तर दिनाजपुर में, तो कहीं ना कहीं काम तो सारे ठीक है, जैसे कि मज़दूरों के लिए आवाज़ उठाना, जो मजलूम है उनके लिए आवाज़ उठाना, या फिर किसी तरीके के भी कोई काम करना, किसी का भी मदद करना, तो काम तो ठीक है, लेकिन वो जिस तरीके से कर रहे हैं, जिस पार्टी के ज़रिए कर रहे हैं, वो गलत है। इस पर क्या कहेंगे सर लोगों को, जो लोग सोचते हैं सर? देखिए, जो लोग सोचते हैं बीजेपी मैं क्यों हुआ,
जी जैसे मैं बीजेपी हुआ हूँ वैसे मेरे हज़ारों भाई मुसलमान भाई भी बीजेपी हुआ है। जी मैं बीजेपी हुआ टॉर्चर में, मेरे साथ नाहकी हुआ, मेरे साथ जब कुछ दुर्घटना घटा, जब मैं कोई सहारा नहीं पाया तो मैं बीजेपी का सहारा लिया कि मैं बीजेपी पार्टी करूंगा। नेशनल पार्टी है, हमारा सेंट्रल में सरकार है, तो वो पार्टी में अगर रहूंगा तो पार्टी में संगठन है, पार्टी में एक मजबूती है, पार्टी में एक पकड़ है, मैं खुद को भी बचा पाऊंगा और मेरा जो साथ जो लोग रहेंगे मेरे पार्टी में, मैं उनके लिए भी आवाज़ उठा पाऊंगा, उनको भी मदद कर पाऊंगा, मैं खुद को भी बचाऊंगा, उसको भी बचाऊंगा। इसलिए मैंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन किया। सर, आपकी फैमिली में कुछ लोग इसको लेकर बड़े मज़े लेते हैं और कुछ लोग इसको लेकर बड़े मतलब के अलग तरीके के बातें कहते हैं कि ये लोग भाई 3 भाई आ गए हैं राजनीतिक में एक भतीजे को लेकर, जो कि एक भाई 2 भाई टीएमसी में है, एक भाई बीजेपी में है, एक भतीजा और एक भाई कांग्रेस में है। तो मतलब कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस को लेकर कंफ्यूज है कि ये पूरे फैमिली में किस तरीके का ठीक राजनीति है, उसका बहुत बढ़िया जवाब है। अगर जो लोग बोलते हैं वो दलाल है, मैं डायरेक्ट बोलता हूँ वो दलाल है, वो गरीबों का हक छीनने वाला, वो गरीब बेटियों की बहनों की तलाक का पैसा खाने वाला, डेनमार्क का हराम खाने वाला पैसा, डेनमार्क का पैसा खा करके, ये दलाल लोगों का काम है। इन दलालों के जवाब मेरे पास एक ही है कि ये पढ़े लिखे नहीं है। अगर ये समाज का ये लोग होता अच्छा हक वाली बात, तो ये अल्फाज उसके ज़ुबान में नहीं आता, क्योंकि वो इस्लाम है नहीं, उसके अंदर में ईमान नहीं है। अगर होता तो उनका वो जो दलाल बोलते हैं उनको पूछिए, उनका भी 3 भाई है, क्या अल्लाह ने तीनों भाई का शकल एक बनाया है? क्या अल्लाह ने तीनों भाई का नाम एक ही रखा हुआ है? क्या अल्लाह ने तीनों भाई का एक ही मतलब औलाद एक ही है, बीवी एक ही है? तो जब हमारे इस्लाम में सब चीज़ अलग अलग है, हमारा आमाल अलग अलग है, ईमान अलग अलग है, हमारा सोच अलग अलग है, हमारा काम अलग अलग है, हमारे नाम अलग अलग है, हमारा शक्ल अलग अलग है, तो वो समाज का उन लोगों का, उन दलालों का बात को मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कौन कौन पार्टी कर रहा है, जमहूरियत है, डेमोक्रेटिक राइट है, कर सकता है। जैसे कि अगर उन दलालों को जवाब देना है तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से एक जवाब दे रहा हूँ कि राहुल गांधी और वरुण गांधी अपना चाचा भाई है। एक मनिका गांधी की बेटा और एक सोनिया गांधी का बेटा, एक बीजेपी कर रहा है, एक कांग्रेस कर रहा है। आप जाइएगा अखिलेश यादव तो मुलायम सिंह का भाई भाई अलग पार्टी कर रहा है, अखिलेश यादव अलग कर रहा है। तो और ये डेमोक्रेटिक है, ये जमहूरियत है, जिसको जो पार्टी पसंद आ रहा है वो करेगा। उसको ना मैं खिलाता हूँ, मेरा जो ऊपर से हैदर भाई है, ना मैं उनका खाता हूँ कि उनको मैं कांग्रेस करने जाने मना करूँगा या वो मुझे बीजेपी करने मना करेगा। ये चीज़ नहीं है, ये उनका व्यक्तिगत राय है, वो जो करे उसकी मर्जी है। ना मैं उसको खिलाता हूँ ना वो मुझे खिलाता है। समझ गए? जी बिल्कुल। सर, 26 अप्रैल को यानी कि पिछले जुमे को मतदान हो चुके हैं, वोटिंग हो चुकी है रायगंज लोकसभा सीट में। सर, क्या लगता है रुझान कैसा रहेगा इस बार का वोटिंग? देखिए, मैं पहले भी बताया था कि रुझान जो है यहाँ पे लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी का है, टीएमसी का लड़ाई नहीं है। अगर टीएमसी का लड़ाई है, आप मीडिया वाले हैं, आप तो कवरेज किए हैं, अगर टीएमसी का लड़ाई होता तो फिर टीएमसी का यहाँ पे मुख्यमंत्री उत्तर दिनाजपुर में 5 रैली नहीं करती और अभिषेक बनर्जी नहीं आता। टीएमसी यहाँ पे इसी उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट में इतना रैली किया, इतना मुख्यमंत्री को लाया, अभिषेक बनर्जी को लाया। क्यों लाया? क्योंकि टीएमसी का जो लोकल लीडरशिप है, प्रधान से लेके एमएलए और सभापति, गरीबों को लूट लिया, गरीबों का पैसा खा लिया, इनका वोट बैंक खत्म हो चुका था। ये लोग अभिषेक बनर्जी को ला करके और मुख्यमंत्री श्री ममता बनर्जी मैडम को ला करके, यहाँ सीएम को ला करके यहाँ की ज़मीन को बचाने की कोशिश किया और यहाँ का दुर्नीति जो हुआ है उसका जो सिम्टम है, जो आसार है, यहाँ का टीएमसी का एमएलए, मंत्री, उपसभाधिपति और सभापति को और प्रधान लोगों को पता चल गया था कि टीएमसी में गरीब मुसलमान भाई लोग वोट नहीं करेगा। इसीलिए वो लोग अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी का 5-5, 6-6 रैली करवा के यहाँ के लोगों को मतलब एक मैसेज देने की कोशिश किया कि मुख्यमंत्री आप लोगों के लिए आया है। ये चीज़ यहाँ के लोग नकार दिया। मुख्यमंत्री यहाँ का इंसाफ पंचायत नहीं करेगी ममता बनर्जी आके। यहाँ जो 5 गरीबों का मर्डर हुआ, मदीना चौक का मर्डर 2 और 5 गोलीकांड और लोधन का मर्डर, कीचकटोला का मर्डर, इनका खिलाफ
ममता बनर्जी इन टीएमसी का नेताओं को कोई सजा दिया? नहीं दिया। यहाँ का पब्लिक ने इसके खिलाफ वोट किया, एंटी टीएमसी वोट किया। जी जी, आपने कहा कि ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को सज़ा नहीं दिया है। जहाँ तक अब तक का जो केस चल रहा है, शायद कि नाजिस को अभी भी अरेस्ट में रखा गया है। सर, इस पर क्या कहेंगे? अगर आप टीएमसी के नेता की बात बोल रहे हैं तो टीएमसी का नेता तो उसको सजा नहीं दिलवाया। ये अगर जन आंदोलन नहीं होता, पब्लिक मूवमेंट नहीं होता, पब्लिक का भीड़ भाड़ नहीं होता, तो नाजिस और राजबाबू जेल में नहीं होता। क्लियर बात है। और अगर आप बोल रहे हैं कि इसको जेल में दिया है, तो आपके मीडिया के माध्यम से कहता हूं कि 7:30 बजे जब गोली चला था, 5-6 गोली चला, 5-6 लोग इंजर्ड हुआ, तो उसी टाइम टीएमसी का एमएलए चाहता, मंत्री चाहता, और यहाँ का सभापति या उपसभापति, मंत्री और संतरी, जिसका नाम मैं बोलता हूँ, मंत्री एक संतरी, ये दोनों अगर चाहता 7:30 बजे की गोली कांड के बाद इन लोगों को अरेस्ट कर लेता और आरिफ का मर्डर नहीं होता। ये तो ग्वालपुर के लोग भी जानता है, मैं भी जानता हूँ। फिर 7:30 बजे मर्डर करने के बाद थाना में घुस करके आईसी के साथ बैठ के फिर रात को जाके पुलिस के साथ जाके आरिफ का मर्डर होता है। तो ये आप कैसे बोल सकते हो कि टीएमसी का नेता ने सजा दिया? नहीं दिया भाई। टीएमसी का नेता चाहता तो 7:30 बजे जो गोली चला था उसके बाद वो जेल में रहता। जी सर, एक सवाल और भी है। तृणमूल कांग्रेस के आप खिलाफ हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के एक प्रधान है पंजीपारा के, राही साहब, तो सर उनके बारे में, उनके मर्डर को लेकर क्या सोचते हैं आप? देखिए, ये गुष्टी डोंडा है उनका, ठीक है। टीएमसी का नेता को टीएमसी का ही लोग ही मारा है, आप भी जानते हैं। कोई बीजेपी का नेता, कोई कांग्रेस का नेता तो नहीं मारा था। तो ये तो टीएमसी से पूछिए आप उस मर्डर के बारे में, मेरे से क्या पूछिएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे सर, एक सवाल आखिरी है कि इस बार के चुनाव के बाद क्या जो पश्चिम बंगाल में जो राजनीतिक माहौल है, जैसे कि बीजेपी को लेकर जो सियासत खेली जाती है कि बीजेपी आ जाएगी तो यहाँ पर एनआरसी, एनपीआर, CAA जैसे कानून के बारे में जिक्र किया जाता है, तो ये सब हो जाएगा, तो सर इस पर क्या कहेंगे आप? ये कब तक भजाएगा टीएमसी का नेता सब? अब ये भजाना बेकार है। इनका कढ़ाई का तेल ख़त्म हो चुका है। कढ़ाई का तेल भी नहीं बचा है कि उनसे और कोई भुजिया तल देगा ये लोग। अब ये लोग भुजिया तलने वाला काम छोड़ दे। अब भुजिया में तेल है नहीं, भुजिया जल जाएगा, और जल गया इस बार ग्वालपोखर में। दूसरी बात, रही बात सीए हो रही है, आपको ये मालूम है, कोई एक मुसलमान यहाँ से नहीं गया है। सीए में नागरिकता देने का है, नागरिकता छीनने का नहीं, हज़ारों बार बोला हूँ मैंने, ठीक है। अब अगर टीएमसी का ये सब खेल खत्म हो चुका है, सीए एनआरसी का मुद्दा कहाँ रहा इस इलेक्शन में? बताइए मुझे। कोई मुद्दा नहीं रहा इस इलेक्शन में। सीए और एनआरसी कहाँ गायब हो गया पता नहीं। इस इलेक्शन में खाली मुद्दा एक ही रहा। मंत्री ने यहाँ का स्टेटमेंट दिया कि अगर मोदी आ जाएगा तो 27 किलोमीटर तक गांव खाली कर देना पड़ेगा। यहाँ का टीएमसी का मंत्री ने कहा ग्वालपोखर में कि अगर मोदी जी आ गया तो 27 किलोमीटर तक गांव खाली कर देना पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूँ 10 साल से मोदी जी तो सरकार में था, कोई एक गांव तो खाली नहीं हुआ, कोई एक बंदा को बीजेपी का आदमी तो कोई टॉर्चर नहीं किया। ये सब बात नहीं है। मैं लास्ट में एक बात बोल के रखूँगा। जी बिल्कुल। इन लोगों का जो स्लोगन था खेला होबे, मैं उस पर एक बात बोलूँगा कि খেলা হবে এই গোয়ালপুকুরের মাটিতে খেলা হলো এই গোয়ালপুকুরের মাটিতে খেলা হলো। গোয়ালপুকুরের লোক এই মাটিতে টিএমসির সঙ্গে খেলা করলো আর টিএমসির লোকের সঙ্গে যে খেলা হলো এই গোয়ালপুকুরের মাটিতে খেলা হলো। 2024 ইলেকশনে খেলা হলো আর গরিব মানুষ ভোটের অধিকারের লাভ পালো। এই খেলা হলো গোয়ালপুকুরের মাটিতে খেলা হলো, গরিব মা বোনগুলা ভোট দেওয়ার অধিকার পালো। যে 2023 যে পঞ্চায়েত ইলেকশনে এই ভোটের অধিকারটা লাভ পালো না, গরিব লোক অধিকার পালো না। এই খেলা হলো 2024 মাটিতে, 2024 গোয়ালপুকুরের মাটিতে গরিব মানুষ ভোট দেওয়ার লাভ পালো, অধিকার পালো। এই খেলা হলো। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर।